भारत की सुरक्षा में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भारत की खुफिया एजेंसी, जिसको हम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो अनुसंधान और विश्लेषण विंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में हम रो की हिस्ट्री, उनके एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग और रो के एम्प्लॉयज़ को और एजेंट्स को कैसे रिक्रूट किया जाता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि रो के एजेंट कैसे बने। यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बारे में। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो कि भारत की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका प्राइमरी फंक्शन है फॉरेन इंटेलिजेंस को गैदर करना, काउंटर टेररिज्म, काउंटर प्रोलिफेरेशन, एडवाइजिंग इंडियन पॉलिसी मेकर्स एंड एडवांसिंग इंडियाज फॉरेन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी सुरक्षा के तौर पर भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। श्री सामंत गोयल जी जो कि अभी चीफ हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के, जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पहले सेक्रेटरी थे, उनके 9 साल के कार्यकाल के दौरान, जिनका नाम है श्री रामेश्वर नाथ काव जी, उन्होंने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को काफी ज्यादा शोहरत हासिल की उस समय में ग्लोबल इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर, जिसने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए काफी मेजर इवेंट्स में, जिनमें से एक मेजर इवेंट है एसेशन ऑफ द स्टेट ऑफ सिक्किम टू इंडिया 1975 में। जो रो का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और जो रो के अभी करंट चीफ हैं, जैसे मैंने आपको बताया, श्री सामंत गोयल जी, जो हेड हैं रो के, वो डेजिग्नेटेड हैं एज सेक्रेटरी रिसर्च कैबिनेट सेक्रेटरीट में और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिना किसी पार्लियामेंट्री निगरानी के ये डायरेक्टली कार्य करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के आधार पर जो डायरेक्टर हैं वो रिपोर्ट करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी को, और जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। अब हम रो की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। जब तक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का इंसेप्शन यानी कि गठन नहीं हुआ था, उसको सेटअप नहीं किया गया था, उससे पहले जो ओवरसीज इंटेलिजेंस कलेक्शन है, जो इंटेलिजेंस की कलेक्शन थी, वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंटेलिजेंस ब्यूरो की। दोस्तों, मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऊपर भी काफी ज्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है। यदि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो को काफी अच्छे से समझना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में भी जान सकते हो, जिसको क्रिएट किया गया था भारत सरकार के द्वारा ब्रिटिश राज के टाइम पे 1947 में। इंडिपेंडेंस के बाद जो श्री संजीवी पिल्लई जी, जिन्होंने फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ आईबी के रूप में चार्ज लिया, जो फॉरेन इंटेलिजेंस फेल्योर रहा 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ, तो उस टाइम पे फॉरेन जो इंटेलिजेंस फेल्योर रहा इंटेलिजेंस को लेके, उसके बाद में जो भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑर्डर दिया कि एक डेडिकेटेड फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी को गठित करना चाहिए। उसके बाद इंडो पाकिस्तानी वॉर हुआ 1965 का। उसके बाद जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जयंतो नाथ चौधरी जी, जिनके लिए मोर इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी दी गई। अराउंड द एंड ऑफ 1966 1966 के अंत तक जो कंसेप्ट है एक सेपरेट फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी को बिगेन टू कंक्रीट शेप बनाने का, उसने काफी अच्छी शेप ले ली। अब फॉर्मेशन ऑफ रो इन 1968 एंड टू प्रेजेंट तक श्रीमती इंदिरा गांधी जी के एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि एक फुल फ्लैड्ज सेकंड सिक्योरिटी सर्विस जिसको गठित किया जाए वाज नीडेड। जो आर.एन. काव जी, श्री आर.एन. काव जी, जो एक डिप्टी डायरेक्टर थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, फिर उन्होंने एक ब्लूप्रिंट सबमिट किया न्यू एजेंसी के लिए। श्री काव जी को अपॉइंट किया गया एज द चीफ ऑफ द इंडियाज फर्स्ट फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। जो रो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई फॉर द स्ट्रेटेजिक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के लिए, ह्यूमन एज वेल एज टेक्निकल के लिए, प्लस कॉन्करेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द डायरेक्टर जनरल ऑफ द मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ में फॉर टेक्निकल ट्रांसपोर्टर। जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसको एक सर्टेन डेप्थ अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स तक इंटेलिजेंस को गैदर करने के लिए।
जो रो है उसको स्टार्ट किया गया एज द विंग ऑफ द मेन इंटेलिजेंस ब्यूरो 250 एम्प्लॉइज के साथ में, और जो एक एनुअल बजट है वो था 20 मिलियन रुपीस का, यानी कि 2,50,466.10 यूएस डॉलर्स का। अर्ली 70s में जो इसका एनुअल बजट है वो राइज हुआ अप टू ₹300 मिलियन यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग 3.8 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि जो पर्सनल नंबर्स हैं वो सेवरल थाउजेंड से, जो इसमें एम्प्लॉइज थे वो कुछ थाउजेंड्स थे। 2007 में जो बजट है रो का वो स्पेकुलेट किया गया एज हाई एज $150 मिलियन टू लो एज $100 मिलियन तक, यानी कि रो के बजट को काफी ज्यादा बढ़ाया गया। अब हम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानेंगे। जो सबसे पहला कार्य है रो का वो है पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं जो कंट्रीज में जिनका एक डायरेक्ट बियरिंग है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, उनको मॉनिटर करना, और जो फॉर्मुलेशन है इन कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी उनको भी अच्छे से मॉनिटर करना। रो का जो दूसरा कार्य है वो है मोल्ड करना इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन को, और जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करना। कोवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम देना टू सेफगार्ड द इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट के लिए। जो एंटी टेरर ऑपरेशंस हैं, न्यूट्रलाइजिंग एलिमेंट्स जो इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट है उनको न्यूट्रलाइज करना और एंटी टेरर ऑपरेशंस को भी अंजाम देना। जो डेवलपमेंट है इंटरनेशनल कम्युनिज्म की एंड स्किज्म जो कि बिटवीन टू बिग कम्युनिटीज नेशंस का है, जो सोवियत यूनियन एंड चाइना, उसको काफी अच्छे से वॉच करना, और एज विद अदर कंट्रीज के साथ जो बोथ दिस पावर है डायरेक्टेड एसेस हैं टू कम्युनिस्ट पार्टीज इन इंडिया, और कंट्रोल एंड करना एंड लिमिट जो सप्लाई की लिमिट है मिलिट्री हार्डवेयर की, जो पाकिस्तान को सप्लाई है मिलिट्री हार्डवेयर की फ्रॉम मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो अमेरिका है, और जो मोर इंपोर्टेंटली फ्रॉम चाइना है, उसको कंट्रोल करना एंड उसकी सप्लाई को लिमिट करना। ये जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं रो के। अब हम स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। जो रो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड है ऑन द लाइन ऑफ द CIA, जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है यूएस की, जो खुफिया एजेंसी है। जो हेड है रो के उनको डेजिग्नेट किया गया है सेक्रेटरी रिसर्च के रूप में कैबिनेट सेक्रेटरीट में। जो मोस्ट ऑफ द प्रीवियस चीफ्स हैं जो कि एक्सपर्ट रहे हैं काफी ज्यादा आइदर पाकिस्तान के ऊपर और चाइना के ऊपर, उनके पास काफी ज्यादा बेनिफिट भी रहा है ट्रेनिंग का आइदर इन द USA, UK और मोर रिसेंटली इन इजराइल। जो सेक्रेटरी हैं रिसर्च के वो अंडर हैं डायरेक्ट द कमांड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और वो रिपोर्ट करते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे कैबिनेट सेक्रेटरी को, जो कि डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं भारत के प्रधानमंत्री को। जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑफिस ऑफ स्पेशल ऑपरेशंस के लिए एंड इंटेलिजेंस जो कि कलेक्ट की जाती है फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, जिसको प्रोसेस किया जाता है बाय लार्ज नंबर ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरीज के द्वारा, जो कि ऑन द फंक्शनल हेड्स होते हैं वेरियस स्पेसिफिक जो डेस्क हैं विद डिफरेंट रीजनल डिविजन्स एरियाज कंट्रीज के साथ में। जो 2 स्पेशल ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं वो रिपोर्ट करते हैं एडिशनल सेक्रेटरी को, जो कि हेड होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट का, जो कि एक नोडल एजेंसी है फॉर ETS एंड द RRC। जो डायरेक्टरेट जनरल है सिक्योरिटी की वो 2 इंपोर्टेंट सेक्शंस हैं उसके, द एविएशन रिसर्च सेंटर जिसको हेड किया जाता है 1 स्पेशल सेक्रेटरी के द्वारा, और द स्पेशल सर्विस ब्यूरो जिसको कंट्रोल किया जाता है 2 स्पेशल सेक्रेटरीज के द्वारा। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है रो का वो एक मैटर ऑफ स्पेकुलेशंस है, बट जो ब्रीफ ओवरव्यूज है जो कि प्रेजेंट है पब्लिक डोमेन के अंदर, जो अटैच टू द हेडक्वार्टर ऑफ द रो एट द लोधी रोड न्यू दिल्ली, वो की डिफरेंट है आर डिफरेंट रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं जिनके डायरेक्ट लिंक हैं जो ओवरसीज स्टेशंस हैं, और जो हेडेड बाय अ कंट्रोलिंग ऑफिसर जो कि रिकॉर्ड रखते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो उनको असाइन किए गए हैं, जिनके अंडर में आगे फील्ड ऑफिसर्स कार्य करते हैं जो कि अब्रॉड में पोस्टेड हैं। और जो इंटेलिजेंस है वो यूजुअली कलेक्ट की जाती है फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज से बाय फील्ड ऑफिसर्स के द्वारा, काफी ज्यादा अलग सोर्सेज से उनके द्वारा नॉलेज को जो इंटेलिजेंस है उसको इकट्ठा किया जाता है। और जो डिप्टी फील्ड ऑफिसर्स हैं इट इज आइदर प्री प्रोसेस्ड बाय सीनियर फील्ड ऑफिसर्स और बाय डेस्क ऑफिसर के द्वारा इसको फिर प्री प्रोसेस्ड किया जाता है। अब हम रिक्रूटमेंट के बारे में जानेंगे।
जो इनिशियली रो की रिक्रूटमेंट है वो रिलाइड थी पहले प्राइमरी ट्रेंड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के अंदर, जो कि जिनको डायरेक्टली रिक्रूट किया जाता था रो के अंडर। फिर जो बिलोंग करते थे टू द एक्सटर्नल विंग ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो से जो बिलोंग करते थे कैंडिडेट्स हैं, जो उनको मोस्टली रिक्रूट किया जाता था फ्रॉम द इंडियन पुलिस सर्विस से, और फ्यू जो अदर सिविल सर्विसेज हैं जिनके साथ में कैंडिडेट्स फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड द लेटर बीइंग इन द लेसर नंबर थो। बाद में इट डायरेक्टली बिगेन, इन्होंने फिर डायरेक्टली शुरू किया रिक्रूट करना ग्रेजुएट्स को फ्रॉम यूनिवर्सिटीज से, जो विश्वविद्यालय हैं उनसे डायरेक्टली ग्रेजुएट्स को रिक्रूट करना शुरू किया रो ने। लेकिन बाद में जो एलिगेशंस लगे कुछ नेपोटिज्म के अपॉइंटमेंट्स को लेकर, फिर 1983 में रो ने क्रिएट किया अपना सर्विस कैडर खुद का, जो रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस कैडर है, उसको फिर टू एब्जॉर्ब टैलेंट फ्रॉम जो अदर ग्रुप ए सिविल सर्विसेज हैं उनमें से जो टैलेंटेड जो ऑफिसर्स हैं उनको रिक्रूट करने के लिए अंडर द सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के। फिर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है एट क्लास 1 एग्जीक्यूटिव लेवल का, वो रिक्रूट किया जाता है फ्रॉम द सिविल सर्विस ऑफिसर्स जो कि अंडरगोइंग होते हैं फाउंडेशन कोर्स एट लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लबासना के अंडर में। एडिशनली जो रिक्रूटमेंट है वो आल्सो बायलैटरल डेपुटेशन जो फ्रॉम ऑफिसर्स होते हैं आर्म फोर्सेस के, और जो ग्रुप ए सिविल सर्विस ऑफिसर्स होते हैं वहां से भी डेप्यूट किया जाता है। जो सिविल एंड डिफेंस सर्विस ऑफिसर्स होते हैं वो परमानेंटली रिजाइन देयर कैडर, वो परमानेंटली रिजाइन करते हैं अपने कैडर को और फिर ज्वाइन करते हैं जो रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस कैडर है उसको। लेकिन रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी है कि जो ऑफिसर्स हैं वो रिटर्न कर सकते हैं उनके पेरेंट कैडर को जहां से वो आते हैं कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए एजेंसी में सर्व करने के बाद में, अगर उनकी इच्छा है वापस जाने की तो। जो मोस्ट ऑफ द सेक्रेटरीज हैं उनको, जो ऑफिसर्स हैं उनको वहां से इंडियन पुलिस सर्विस से, और जो अदर पोस्ट हैं उनको आईआरएस और आईएफएस ऑफिसर्स में से यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है। जो रो है वो आल्सो एम्प्लॉयज अ नंबर ऑफ लिंग्विस्टिक्स, काफी ज्यादा लिंग्विस्टिक्स को भी एम्प्लॉय करते हैं, और जो अदर एक्सपर्ट्स होते हैं काफी ज्यादा वेरियस फील्ड में। जो सर्विस कंडीशंस होती हैं रो ऑफिसर्स की उनको गवर्न किया जाता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रिक्रूटमेंट कार्डर एंड सर्विस रूल्स के मुताबिक। 1975 के जो रूल्स हैं रिक्रूटमेंट एंड कार्डर सर्विस रूल्स, उनके मुताबिक जो रो ऑफिसर्स हैं उनको गवर्न किया जाता है। अब हम ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे। जो बेसिक ट्रेनिंग है वो शुरू होती है विद द पेप टॉक्स, ताकि बूस्ट किया जा सके मोरल, जो न्यू रिक्रूट होते हैं उनके मोरल को बूस्ट करने के लिए प्रोत्साहन टॉक्स के साथ में ट्रेनिंग शुरू होती है। ये एक 10 दिन का फेज होता है जिसके अंदर जो इंडक्टी होते हैं वो काफी ज्यादा फैमिलराइज हो जाते हैं विद द रियल वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजेंस के साथ में, और जो स्पियोनेज होता है जासूसी के साथ में, जो कि एज अपोज्ड होता है स्पाइस ऑफ द फिक्शन के। बिल्कुल जो कॉमन यूसेजेस हैं, ट्रेड क्राफ्ट टेक्निक्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, वो सब सिखाई जाती हैं। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एनालिसिस, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी एंड साइंटिफिक नॉलेज भी एम्बाइड की जाती है ट्रेनिंग्स के अंदर। जो रिक्रूट है वो मेड टू स्पेशलाइज, उनको काफी ज्यादा स्पेशलाइज किया जाता है फॉरेन लैंग्वेजेस के अंदर, और ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू द जियो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के अंदर भी काफी ज्यादा उनको नॉलेज दी जाती है। जो केस स्टडीज हैं अदर एजेंसीज की जैसे कि CIA, KGB, ISI, मोसाद, MI6, वो भी उनके सामने प्रेजेंट की जाती हैं स्टडी के लिए। जो इंडक्टी होते हैं उनको सिखाया जाता है कि जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है वो आइडेंटिफाई नहीं करती है कि हु इज फ्रेंड, और कौन फ्रेंड है और कौन दुश्मन है। कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी डज दिस। जो बेसिक क्लासरूम ट्रेनिंग्स होती हैं टैक्टिक्स की और लैंग्वेज की, वो इम्पार्टेड की जाती है रो ऑफिसर्स के अंदर रेजिडेंशियल ट्रेनिंग एंड लैंग्वेज इंस्टीट्यूट गुड़गांव में। एक जो मल्टी डिसिप्लिनरी स्कूल है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस का, वो ऑल्सो बीइंग सेटअप है मुंबई के अंदर, जो ट्रेन करता है इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेटिंग इकोनॉमिक्स क्राइम्स में, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग फॉर टेरर पर्पसेस के लिए। इन क्राइम्स में उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए काफी ज्यादा जो इंटेलिजेंस है या फिर जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है। आफ्टर कंप्लीटिंग, उनकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो रिक्रूट है उनको अटैच किया जाता है टू ए फील्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ में, जहां पे इनकी ट्रेनिंग होती है 1 से 2 साल तक। फिर उनको आल्सो इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि कैप्चर को अवॉइड करना है, और यदि पकड़े भी जाए कोर्ट तो इंटेरोगेशन को कैसे फेस करना है, ये सब इस ट्रेनिंग के अंदर काफी अच्छे से सिखाया जाता है।
उनको ड्रिल किया जाता है वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन के अंदर, ताकि दे कुड टेक देयर प्लेस इन द फॉरेन मिशंस विदाउट अराउजिंग सस्पिशियस, यानी कि बिना किसी शक को अराउज किए हुए वो जो अपने कार्य है उसको अच्छे से अंजाम दे सकें। जो फील्ड एंड आर्म्स की ट्रेनिंग है वो भी ऑफिसर्स को प्रोवाइड की जाती है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जिसका हेडक्वार्टर है देहरादून में, वहां पे इनको फील्ड एंड आर्म्स की ट्रेनिंग काफी अच्छे से दी जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बारे में काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि आपको अच्छे से समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस तो बिल्कुल दबाना, जिससे सबसे पहले मिले आपको वीडियो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटेलिजेंस एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।